हेलो एवरीवन, दिस इज सी सौरभ पांडे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग के सेकंड चैप्टर के बारे में पढ़ना, जिसका नाम है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। इस चैप्टर में जो भी अकाउंटिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट थ्योरी है हम उसके बारे में पढ़ेंगे, पूरा कवर करेंगे इन द मोस्ट डिटेल्ड एंड सिंपलेस्ट मैनर। जो भी नोट्स मैंने इस वीडियो में यूज़ करे हैं दैट यू कैन फाइंड इट ऑन माय टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस बनाए थे अकाउंटिंग के फर्स्ट चैप्टर के ऊपर, जो था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। उनका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं। तो हमारा सेकंड चैप्टर है वो है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें हम मेनली पढ़ेंगे जो भी थ्योरेटिकल बेस रहेगा अकाउंटिंग का, जो भी अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, कॉन्सेप्ट हैं, गाइडलाइंस हैं, उनके बारे में। तो पहले तो हम इस चैप्टर के कवरेज के बारे में जान लेते हैं। ये चैप्टर ब्रॉडली 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें से पहला पार्ट है गैप, यानी कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। दूसरा है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। अगर आपको याद हो तो फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। थर्ड है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। फोर्थ है सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। एंड हमारा फिफ्थ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बेसिकली इन 5 पार्ट्स में ये पूरा हमारा चैप्टर डिवाइडेड है। तो आइए इसको 1 बाय 1 समझते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। थ्योरी का मतलब यहाँ से क्या है? देखो, अकाउंटिंग करते समय हमें कुछ प्रिंसिपल, कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है। अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे इसको समझें, मान लीजिए क्रिकेट है, तो क्रिकेट खेलते समय हमें कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, ऐसे कुछ गाइडलाइंस होती है जिसको फॉलो करना होता है। लाइक अगर विकेट्स पे बॉल हिट करेगी जाके तो वो आउट है। अगर बॉलर ने वो लाइन के आगे से पैर डाल के बॉल फेंकी तो नो बॉल हो जाती है। अगर डायरेक्ट कैच लगा और किसी फील्डर ने कैच कर लिया वो डायरेक्ट, तो वो क्या है, कैच आउट हो गया। ये सब क्या है? ये सब रूल्स हैं क्रिकेट के, ठीक है ना। इनको बनाता कौन है? आईसीसी बनाती है। क्यों बनाए जाते हैं रूल्स और प्रिंसिपल्स? क्यों बनाए जाते हैं? ताकि यूनिफॉर्मिटी आए, यानी कि जो भी टीम क्रिकेट खेल रही है, जो भी टीम खेल रही है, वो सब उसी को फॉलो करें। अब ये नहीं है कि ऑस्ट्रेलियन टीम कुछ अलग रूल्स फॉलो कर रही है, इंडियन टीम कुछ अलग रूल्स फॉलो कर रही है। कल को क्रिकेट में ऐसा नहीं हो सकता है कि पाकिस्तान टीम ये कहे कि 1 टिप आउट होता है। लाइक अगर बैट्समैन के बैट से बॉल लगा और 1 टिप के बाद भी अगर आपने कैच कर लिया 1 हैंड से, तो वो 1 टिप 1 हैंड आउट है, ऐसा नहीं हो सकता। या फिर मान लो अगर फर्स्ट बॉल पे कोई बैट्समैन आउट हो जाता है तो वो ये नहीं कह सकता कि फर्स्ट बॉल ट्राई बॉल होती है, ठीक है ना। तो टू ब्रिंग द यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी क्या होता है? रूल्स बनाए जाते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं। तो अगर हम पढ़ें बेसिक थ्योरी ऑफ अकाउंटिंग के बारे में, तो वो है द थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग कंसिस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स, रूल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड गाइडलाइंस डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. It is important to bring uniformity and consistency to the process of accounting and enhance its utility to the users. जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके बारे में जो ICI के बारे में मैंने बताया था, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जिसका जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं वो इस इंस्टीट्यूट के मेंबर होते हैं। इज़ अ रेगुलेटरी बॉडी फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज इन इंडिया. इट हैज़ इशूड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड which are expected to be uniformly adhered to in order to bring consistency in the accounting practices. अगर हम गैप के बारे में पढ़ें, जो कि है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, तो गैप रेफर्स टू द रूल्स और गाइडलाइंस अडॉप्टेड फॉर रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन ऑर्डर टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हुए और उनको प्रेजेंट करते हुए यूनिफॉर्मिटी आए, इसको ये चीज़ डिटरमाइन करते हैं। गैप हैज़ इवॉल्व्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस। जो भी हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस बनते जाते हैं उनके अकॉर्डिंग हम नए नए रूल्स को बनाते जाते हैं। यूसेज और कस्टम्स रेगुलेशंस बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, इवन गवर्नमेंट भी कुछ सेट ऑफ रूल्स प्रिस्क्राइब करके देती है जिनको हमें फॉलो करना रहता है। नॉट स्टैटिक इन नेचर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं है जो वहाँ पर लिख दिया वो पत्थर की लकीर है। हम उसको अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं, बट नेचर उसका वही रहना चाहिए, बेस वही रहना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद हम समझते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पुरानी वीडियोस में भी एग्जाम्पल लेके समझाया था कि हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें हम एक साइड अपनी सारी इनकम्स को लिखते हैं, एक साइड सारे एक्सपेंसेस को लिखते हैं। जो भी बैलेंस बाद में बचता है वो क्या है? हमारी प्रॉफिट है या फिर लॉस है। ये जो स्टेटमेंट होता है इसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जिसमें हम एक साइड सारे सेल्स का अमाउंट लिखते हैं, कितना हमने सेल्स करके अर्न किया, एक साइड सारे एक्सपेंसेस को लिखते हैं
और बाद में जो बचता है वो है हमारा नेट प्रॉफिट, या फिर मे बी अगर इधर आता तो ये हो जाता नेट लॉस। दोस्तों इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के बारे में भी लिखा जाता है। ओपनिंग स्टॉक आपका वो जो भी माल पड़ा हुआ है पिछले साल जो इस साल कैरी फॉरवर्ड होकर आ रहा है वो है। क्लोजिंग स्टॉक यानी कि जो माल इस साल तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, जो भी गुड्स इस साल तुम्हारे पास बचे हुए हैं एट द पीरियड एंड, तो वो होते हैं हमारे क्लोजिंग स्टॉक। इसको कंपनीज के केस में बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं हम, और पार्टनरशिप वगैरह अलग केसेस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। में हम इसके बाद हम दो टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। पहला है डेप्रिसिएशन एंड दूसरा है बैड डेट्स। दोस्तों डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। अब डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट कैसे हो सकता है? आपने अगर कोई भी एसेट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यूज़ करी है तो उसकी वैल्यू में कुछ रिडक्शन आएगा, कुछ इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ये होता है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट यानी कि डेप्रिसिएशन। बेसिकली डेप्रिसिएशन क्यों हम चार्ज करते हैं? जब भी हम कोई एसेट खरीदते हैं, कोई फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं, तो वो डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाती है, उसका कुछ पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है जो कि होता है डेप्रिसिएशन। लाइक अगर मैंने आज मशीन खरीदी है 2 करोड़ रुपए की, तो ऐसा नहीं है कि वो क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड खर्चा है तो मैं सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में जाके बुक कर दूंगा। मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंसेस दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर सॉरी, एंड एक होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो प्रॉफिट एंड लॉस रूट होता है वो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो पहले बैलेंस शीट का पार्ट बनता है और उसी का कुछ पार्ट जाके प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होता है। फिक्स्ड एसेट्स के केस में पहले वो बैलेंस शीट का पार्ट बनती हैं जाके, फिर उसमें से कुछ पार्ट जाके उसका, मान लीजिए 1 एक एसेट है तो उसका 0.5 जाके प्रॉफिट एंड लॉस में बैठेगा। अभी ये कैसे काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ। डेप्रिसिएशन का मतलब है यहाँ पे इट मीन्स डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू देयर यूज इन बिजनेस ऑपरेशंस और ड्यू टू पासेज ऑफ टाइम और ऑब्सोलेंस। इन तीनों का एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए आज मैंने एक मशीन खरीदी है, मान लीजिए मैंने आज एक कार खरीदी अपने बिजनेस के लिए, ठीक है। कार की वैल्यू है 10 लाख रुपीज़ और एक कार मैं 10 साल तक यूज़ करने वाला हूँ, ओके। यानी कि अगर मैं सिंपल टर्म्स में कहूँ तो हर साल मैं इस कार का 1 लाख रुपए यूज़ करने वाला हूँ, करेक्ट। 1 लाख ईच फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। ये जो 1 लाख रुपए है ये पार्ट बनता है डेप्रिसिएशन का। ये कैसे बनेगा? आज मैंने कार खरीदी है, आज है 1 अप्रैल, आज मैंने कार खरीदी है, इसकी वैल्यू है 10 लाख। एक 31 मार्च को इस कार की वैल्यू क्या हो जाएगी? बिकॉज मैंने 1 साल पूरा यूज़ कर लिया है, इसकी वैल्यू 1 लाख से कम हो गई, बन जाएगी 9 लाख रुपीज़। तो जब दूसरी साल में 1 अप्रैल को जाऊंगा उस दिन मैं क्या कहूँगा? इस कार की वैल्यू कितना डिक्रीज़ हुई है? 1 लाख डिक्रीज़ हुई है ना। तो ये क्या है? ये है डेप्रिसिएशन यानी कि रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। डेप्रिसिएशन के 2 मेथड्स होते हैं, एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, एक होता है WDV यानी कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। आई होप आपको डेप्रिसिएशन के बारे में अच्छे से समझ आया होगा। इसके बाद जो दूसरा टर्म है वो है बैड डेट्स। बैड डेट्स मतलब होता है सिंपली जो पैसा हमारा डूब गया। जैसे कि हम अपने दोस्तों को कुछ मैंने अभी रिसेंटली 10,000 रुपये अपने एक दोस्त को उधार पे दिया था, उसमें से उसने 2,000 पे कर दिया, बाकी का 8,000 अभी भी उसके पास पड़ा हुआ है और मुझे नहीं लगता, कोई भी चांस नहीं कि वो आने वाला है, बिकॉज मैं उससे मांग भी चुका हूँ वो पैसा, वो मेरे को नहीं देने वाला। ये क्या है? ये मेरा पैसा भाई डूब गया। ये होते हैं बैड डेट्स। बैड डेट्स वो हिस्सा होता है जो कि डेटर्स के पास ड्यू है और वो अब मेरे को दे नहीं रहे हैं और मैं उनसे रिकवर भी नहीं कर सकता, यानी कि उनके पास ये कैपेबिलिटी ही नहीं है जो वो मुझको पे कर सके, या फिर वो चाहते नहीं है, इंटेंशन नहीं है उनका। तो बैड डेट्स इज दैट पार्ट ऑफ रिसीवेबल्स दैट इज नाउ इररिकवरेबल फ्रॉम द डेटर्स, इट इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस। जब भी कोई हमारा पैसा मर जाता है वो तो क्या है, वो हमारे लिए लॉस का पार्ट है, उसको हम एक्सपेंस की तरह प्रॉफिट एंड लॉस में बुक करते हैं जाके, बनता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में। दोस्तों ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं आपको लाइफ लॉन्ग ये याद रखने हैं। ब्रॉड वर्किंग रूल्स होते हैं बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट फॉर ऑल अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ डेवलप्ड बाय अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स। इसमें जो सबसे पहले आता है वो है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसको हम पहले समझते हैं। दोस्तों बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि जो भी बिजनेस है और उसका ओनर है ये दोनों सेपरेट पर्सन्स हैं, यानी कि बिजनेस एक अलग पार्टी है
उसका ओनर जो है वो एक अलग पार्टी है, ये दोनों एक नहीं है। बिजनेस कहता है ओनर से कि भाई हमें अपने में मत मिलाओ, हम अलग हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, जो ओनर के एक्सपेंस हैं, जो भी ओनर की इनकम है, जो भी ओनर की एसेट है, जो भी ओनर की लायबिलिटी है, ये पार्ट है सिर्फ ओनर का। ये इस पर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं है, बिजनेस को ओन नहीं करता। इसी तरीके से जो एसेट है बिजनेस की, जो एसेट जो लायबिलिटी है बिजनेस की, वो बिजनेस की है, यानी कि उस पर ओनर का कोई भी कंट्रोल नहीं है, ओनर उसको यूज़ नहीं कर सकता फॉर पर्सनल पर्पस, पहली बात। दूसरी बात होती है, जो भी ओनर एक्सपेंस करता है, जो भी ओनर खर्चे करता है फॉर पर्सनल यूज़, वो ओनर अपनी बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकता। जैसा कि मैंने अपने डेप्रिसिएशन में एग्जांपल लिया था, मैंने एक कार खरीदी थी, तो वो कार का जो डेप्रिसिएशन है वो मैं बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड कर रहा था, बिकॉज वो कार मैं बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा था। अगर मैं वो कार अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ करता तो वो बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नहीं बनती, ठीक है। आइए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। दिस कॉन्सेप्ट एज्यूम्स डेट business is a distinct and separate entity from its owner. It means for the purpose of accounting, the business and its owner are two separate entities. यानी कि business अलग है, owner अलग है. That is why the money invested by the owners in the business is treated as liability in books of business. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो भी ओनर कैपिटल लगाता है बिजनेस में, वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, बिकॉज ओनर एक सेपरेट पर्सन है और ओनर ने कुछ पैसा बिजनेस को दिया है फॉर रनिंग इट्स ऑपरेशन, तो वो बाद में बिजनेस को वापस भी करना होता है, इसीलिए वो लायबिलिटी का पार्ट बनता है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर मेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस एंड नॉट फ्रॉम द ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि जो भी अकाउंटिंग हम करते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, ना कि उसके ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ओनर आर देयरफॉर नॉट कंसीडर्ड व्हाइल रिपोर्टिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ बिजनेस यूनिट, जैसा कि मैंने आपको कार के एग्जाम्पल में बताया। आइए इसको एक एग्जाम्पल के तरीके से अच्छे से समझते हैं। मिस्टर राजेश रन्स अ रेस्टोरेंट जिसका नाम है राजेश का ढाबा। मिस्टर राजेश एक बिजनेस पर्सन है जिनका एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है राजेश का ढाबा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जिम मेंबरशिप फीस पे करी, जिसकी अमाउंट था 19,000 रुपीज़। जी हाँ, 3 महीने की जिम का इतना पैसा होता है, मैंने भी पे किया है। उन्होंने 19,000 पे किया है फॉर अ क्वार्टर पीरियड ऑफ जिम। ये पर्सनल एक्सपेंस है, यानी कि राजेश जी का ये पर्सनल एक्सपेंस है। उनका जो रेस्टोरेंट का बिजनेस है वो जिम करने नहीं जाएगा, राजेश जी जिम करने जाएंगे, तो ये क्या है, ये पर्सनल एक्सपेंस है। राजेश जी ने किया क्या कि जो भी 19,000 का उनका एक्सपेंस था, जिम की मेंबरशिप फीस थी, उन्होंने वो रेस्टोरेंट में बुक्स ऑफ अकाउंट में डाल दी, वहाँ पे एक्सपेंस दिखा दिया अपना। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर एक अकाउंटिंग पीरियड के एंड में उस बिज़नेस का ऑडिट होता है, तो यहाँ पे जब ऑडिटर आए, ऑडिटर ने बोला मिस्टर राजेश से कि क्या खर्चा है आपने रेस्टोरेंट में क्यों डाला है, तो राजेश ने बोला बिकॉज वो मेरा ही बिज़नेस है, मैं उसको रन कर रहा हूँ, तो जो मेरे खर्चे हैं वो बिज़नेस के खर्चे हैं। तो ऑडिटर कहते हैं कुछ भी ऐसा नहीं होता है, बिकॉज जो तुम्हारे खर्चे हैं वो पर्सनल है, बिजनेस के खर्चे हैं वो अलग है। कल को अगर तुम बिजनेस के लिए दाल चावल रोटी सब्जी ये सब ला रहे हो तो ये बिजनेस के खर्चे हैं, यानी कि ये बिजनेस की बुक्स में जाएंगे, ये तुम्हारे लिए नहीं है। जो भी तुम गैस का पे कर रहे हो, जो भी इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहे हो अपने बिजनेस को चलाने के लिए, वो सब बिजनेस में जाएंगे, ना कि तुम्हारी जिम की मेंबरशिप फीस। तो दिस इज हिज पर्सनल एक्सपेंस, हेंस इट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ हिज बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। इसके बाद है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो भी आपके पास एसेट या जो भी आपके पास लायबिलिटी है, जो भी आप खर्चे कर रहे हैं, वो आप रिकॉर्ड करेंगे इन मनी टर्म्स, यानी कि जो भी आप मेजर कर रहे हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में वो मॉनेटरी यूनिट्स में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? बिकॉज टू ब्रिंग द यूनिफॉर्मिटी। The concept of measurement states that only those transactions which are measurable in terms of money are to be recorded in the books of account। जैसा कि हमने पढ़ा भी था कि इकोनॉमिक इवेंट्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, मेजर करते हैं, जिसमें पहला एग्जांपल है सेल्स ऑफ गुड्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, परचेज ऑफ मशीनरी। Another important aspect of money measurement is that the record of the transaction are to be kept not in physical units but in the monetary terms। यानी कि अगर मेरे पास मान लीजिए 2 एकड़ की ज़मीन है, 3 बिल्डिंग्स हैं, 4 डेटर्स हैं मेरे, 4 क्रेडिटर्स हैं मेरे, तो मैं अपनी बैलेंस शीट में ये नहीं लिखूंगा जाके कि मेरे पास 2 एकड़ ज़मीन है, 4 मशीनरीज हैं। मैं उसकी वैल्यू लिखूंगा कि 2 एकड़ की वैल्यू मान लीजिए 1 करोड़ रुपए, तो मैं उसकी वैल्यू लिखूंगा। यानी कि मान लीजिए 2 एकड़ की वैल्यू है 2 करोड़ रुपए, 6 यूनिट्स की है 50 लाख, तो मैं उनका मनी टर्म्स में उनको डिफाइन करूँगा, ना कि फिजिकल यूनिट्स के बारे में लिखूँगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। इसके बाद आता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
और इवन जब आप जॉब के लिए भी जाएंगे आगे तो भी आप ये बहुत ज़्यादा सुनने वाले हैं, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जो भी बिज़नेस आज स्टार्ट हुआ है वो ये एज्यूम करके चलता है कि वो एक इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलता जाएगा। यानी कि आज अगर मैंने अपनी कोई दुकान खोली है तो मैं यही सोच के वो खोल रहा हूँ कि ये दुकान अच्छे खातिर पीरियड तक चलती जाएगी। जो भी गोइंग कंसर्न एजम्पशन है वो मीट नहीं हो रही है तो वो उसका मुझे पूरा डिस्क्लोजर देना पड़ता है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में कि मैं सोच रहा हूँ कि हो सकता है आने वाले 2 साल में मेरी दुकान बंद हो जाए। इससे क्या होगा, जो भी यूज़र मेरे में इन्वेस्ट करना चाहेगा वो उस चीज़ को पढ़ेगा कि यार आज मैं अगर इसमें 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करूँगा तो ये दुकान तो 2 साल बाद बंद हो जाएगी, तो वो मेरे तो रिटर्न्स मर जाएंगे। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इसका यूज़र का डिसीजन मेकिंग इससे इफेक्ट होता है, इसलिए इसका डिस्क्लोजर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आइए गोइंग कंसर्न के बारे में पढ़ते हैं। गोइंग कंसर्न एज्यूम्स दैट बिजनेस firm would continue its operation for a long period of time for a foreseeable future, that is for a fairly long period of time and will not be liquidated, यानी कि बंद नहीं होगा वो। This assumption is very important as it provide the very basis of showing the value of assets in the balance sheet। समझते आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि कहना क्या चाहती है इसकी सेकंड लाइन। मान लीजिए मैंने आज एक लैपटॉप खरीदा है जिसकी वैल्यू है 50,000 रुपीज़। जब भी हम लैपटॉप या कोई भी मशीन खरीदते हैं तो हम सिर्फ वो हार्डवेयर नहीं खरीद, अगर मैं लैपटॉप खरीद रहा हूँ तो मैं लैपटॉप का सिर्फ वो मेटल एंड एल्युमिनियम नहीं खरीद रहा हूँ जो भी प्लास्टिक है, मैं जो भी लैपटॉप के सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं जो भी मैं उससे यूज़ कर सकता हूँ वो खरीद रहा हूँ, सर्विस खरीद रहा हूँ। ठीक है, लॉ हैज़ डिफाइंड लाइफ ऑफ एवरी काइंड ऑफ एसेट्स। जब भी आप कंपनीज एक्ट में जाएंगे या फिर इनकम टैक्स एक्ट में जाएंगे, ये दोनों ही एक्ट्स में एक पर्टिकुलर एसेट की, हर एक एसेट की लाइफ डिफाइन, वी हैव टू डेप्रिशिएट इट ओवर दैट पीरियड। मान लेते हैं मैंने जो 50,000 का लैपटॉप लिया था उसकी लाइफ है 5 ईयर्स, यानी कि मैं उसको अपने बिजनेस में 5 साल के लिए यूज़ करने वाला हूँ, जिसका मतलब है 10K ईच ईयर, मतलब 10,000 रुपये मैं हर साल उसको यूज़ करूँगा, यानी कि ये मेरा हो गया डेप्रिशिएशन का अमाउंट जो कि जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। इन केस ऑफ बिजनेस क्लोजर वी कांट यूज़ इट्स सर्विस एनी मोर। अगर मेरा बिजनेस मान लीजिए अगले साल बंद होने वाला है तो मैं ऑब्वियसली जो भी मैंने एसेट खरीदी है उसकी सर्विसेज को मैं यूज़ नहीं कर सकता हूँ, तो वी हैव टू चार्ज ऑल द रिमेनिंग कॉस्ट इन प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि जो भी अब कॉस्ट बची है वो मैं प्रॉफिट एंड लॉस में बुक करूँगा। मैंने 50,000 का लैपटॉप खरीदा था जिसको मान लीजिए मैंने 3 साल यूज़ करा, यानी कि 30,000 रुपये का यूज़ कर लिया, अभी उसकी वैल्यू बची है मेरे पास 20,000 रुपये। अब मुझे लग रहा है अगले साल मेरा बिज़नेस बंद हो जाएगा, 1 साल बाद मेरा बिज़नेस बंद हो जाएगा। नॉर्मल सिनेरियोज़ में क्या होना चाहिए था, ये 2 साल तक 10-10 हज़ार रुपये से डेप्रिशिएट होता और फिर इसकी वैल्यू 0 हो जाती। बट अब मुझे लग रहा है कि अगली साल मेरा बिज़नेस बंद हो जाएगा, यानी कि मैं अभी इस एसेट को अपने बिज़नेस में यूज़ नहीं कर सकता, तो मुझे अगले साल ना पूरा 20,000 रुपये डेप्रिशिएट करना पड़ेगा बिकॉज लैपटॉप अब मेरे किसी काम का रहा नहीं है, बिकॉज मेरा बिज़नेस बंद हो गया है। ठीक है, ये गोइंग कंसर्न एजम्पशन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अगर गोइंग कंसर्न एजम्पशन मीट नहीं हो रही है किसी भी बिजनेस में तो इस बिज़नेस को वो ये कंफर्म करना होता है कि जो भी डेप्रिशिएशन वाली ऐसा है उसकी पूरी वैल्यू प्रॉफिट एंड लॉस में जाके चार्ज होगी। डेप्रिशिएशन के रिगार्डिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है। उसके बाद आता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है फाइनेंशियल ईयर के बारे में, जो कि स्टार्ट होती है फ्रॉम 1 अप्रैल और ख़त्म होती है 31 मार्च को, ये होता है हमारा अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि इट रेफर्स टू अ स्पेन ऑफ टाइम एट द एंड ऑफ विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज आर प्रिपेयर्ड। हम 31 मार्च के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हैं जिसमें रिकॉर्ड होता है कि कहाँ तक का, 31 मार्च तक का, to know whether it has earned profit or incurred losses and what exactly is the position of its asset and liabilities at the end of that period। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास 31 मार्च को कुछ स्टॉक बचा हुआ है तो वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक बनता है, यानी कि वो बताता है, हमको बताना होता है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कि कितना ईयर एंड में हमारे पास एसेट है, कितनी लाइबिलिटीज़ है, कितना प्रॉफिट इनकर किया है हमने और लॉस इनकर किया है। द कंपनीज एक्ट 2013 एंड द इनकम टैक्स एक्ट रिक्वायर्स दैट प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट, इन दोनों ही एक्ट्स में ऐसा लिखा हुआ है कि हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनुअली प्रिपेयर करने होते हैं, यानी कि हर साल बनाने हैं फ्रॉम 1 अप्रैल से 31 मार्च। मान लीजिए एक न्यूली इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस है जो कि इनकॉर्पोरेट हुआ है 2 जनवरी को। दोस्तों इसका अकाउंटिंग पीरियड क्या होने वाला है, ये इनकॉर्पोरेट ही हुआ है 2 जनवरी, तो वो होगा 2 जनवरी से 31 मार्च तक। ये हो गए अप्रॉक्स 3 मंथ्स।
इस केस में क्या होगा, रूल्स ये कहते हैं कि जो भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे वो होंगे फॉर 15 मंथ, यानी कि 15 महीने के फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम इस केस में बनाएंगे, जो कि होंगे 2 Jan से 31 मार्च ऑफ दैट ईयर, जिस ईयर में ये इनकॉर्पोरेट हुआ है, और 1 अप्रैल से 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। मान लेते हैं ये बिजनेस स्टार्ट हुआ है 2015 में, तो ये होगा 2015 का पार्ट और ये बनेगा हमारा 2016 का पार्ट, यानी कि 15 मंथ के हम अपने जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट है वो बनाएंगे। अगर यही बिजनेस स्टार्ट हुआ होता मान लीजिए 12 दिसंबर को, तो केस पूरा चेंज हो जाता। उस केस में हम सिर्फ उन्हीं 4 महीनों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते जो कि है दिसंबर टू मार्च। तो ये फ़र्क पड़ता है अगर आपका बिजनेस 1 Jan या 1 Jan के बाद से बना पीरियड। आई होप आपको ये अकाउंटिंग पीरियड के बारे में समझ आया होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट रिक्वायर्स दैट ऑल द एसेट्स शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट देयर परचेज प्राइस विच इंक्लूड कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलमेंट लेस एनी रिफंडेबल टैक्स और कॉस्ट। यानी कि जब भी हम किसी एसेट को वैल्यू करते हैं अपने बिजनेस में, उसकी हम पूरी कॉस्ट को बुक करते हैं। मान लीजिए मैंने आज एक मशीन परचेज़ करी है जो कि बहुत हैवी है। मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ दिल्ली में, मैंने मशीन खरीदी है चेन्नई से। तो जब वो एसेट आएगी मेरे पास चेन्नई से, उसको लाने के लिए कुछ ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस लगेगा, कुछ हो सकता है जब उस स्टेट के कुछ टैक्सेस लगें, इस स्टेट के भी कुछ टैक्सेस लगें, वो सब चार्जेस मुझे अपनी जब भी मशीन की कॉस्ट को मैं बुक करूँगा मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा। साथ ही साथ मुझे डिडक्ट करने पड़ेंगे वो टैक्सेस जिनका मुझको रिफंड मिल जाएगा इन फ्यूचर, यानी कि जिनको मैं वापस ले सकता हूँ फ्रॉम गवर्नमेंट, या फिर ऐसे कोई भी एक्सपेंसेस जिनको मैं वापस ले सकता हूँ, वो सब मुझे डिडक्ट करना पड़ेगा। इस एग्जांपल में मैंने लिया है कि मैंने मशीन परचेज करी है जिसकी वैल्यू है 10 लाख रुपीज़। उसकी ट्रांसपोर्टेशन में चार्जेस में कॉस्ट लग गया 75,000 रुपीज़। इंस्टॉलेशन चार्जेस लगे हैं 15,000 और कुछ टैक्स था जो कि रिफंडेबल है जिसकी वैल्यू है 5,000 रुपीज़। तो इस मशीन का वैल्यू क्या होगा? 10 लाख जो कि है मशीन की वैल्यू, 75,000 जो कि है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, प्लस 15,000 जो कि है इंस्टॉलमेंट चार्जेस माइनस रिफंडेबल टैक्स। वैल्यू हो है मेरी 10,85,000। द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट इज हिस्टोरिकल इन नेचर। वाई? बिकॉज ये वो कॉस्ट रिकॉर्ड कर रहा है जब भी मैंने पास्ट में वो मशीन परचेज करी थी उसकी वैल्यू रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं साल दर साल अपनी मशीन की वैल्यू चेंज नहीं कर रहा हूँ, बस मैं उसको डेप्रिशिएट करता जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि कल मेरी मान लीजिए जो भी ज़मीन है मेरे पास, उसकी आज वैल्यू थी, जब मैं खरीदी थी तब उसकी वैल्यू थी 50 लाख रुपीज़। आज उसकी वैल्यू है, बिकॉज हम सब जानते हैं लैंड के प्राइसेस अप्रिशिएट हो रहे हैं, आज उसकी वैल्यू है 60 लाख रुपीज़। तो ऐसा नहीं है कि मैं उसको 60 लाख पे दिखाऊंगा, मैं उसको 50 लाख पे ही दिखाऊंगा। यानी कि ये क्या है? कॉस्ट का कॉन्सेप्ट हिस्टोरिकल इन नेचर है, एज इट इज़ समथिंग which has been paid on date of acquisition and does not change every year. However, an important limitation to the historical cost basis is that it does not show the true worth of the business and may lead to hidden profit or loss. Why? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, मैंने लैंड खरीदी थी 50 लाख की, आज उसकी वैल्यू है 60 लाख, यानी कि एक्चुअल में मुझे 10 लाख का प्रॉफिट होगा अगर मैं इसको बेचूंगा। बट बिकॉज मैं अपने हिस्टोरिकल कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को चेंज नहीं कर सकता, जो भी मैंने कॉस्ट एक बार लिख दी है मैं उसको चेंज नहीं कर सकता, तो मैं उसको एप्रिशिएशन नहीं दिखा सकता अपनी बुक्स में 10 लाख का। इस वजह से हो सकता है ये हिडन प्रॉफिट हो। ऐसा भी हो सकता है कि मेरी कोई बिल्डिंग थी जिसकी आज वैल्यू है 25 लाख रुपीज़, कल को उस बिल्डिंग के आसपास कुछ कुछ ऐसी चीज़ हुई जिससे उस बिल्डिंग की वैल्यू बिल्कुल डेप्रिशिएट हो गई। मान लीजिए आपकी बिल्डिंग ऑन हाईवे है, ठीक है, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, कल को आपकी बिल्डिंग के सामने से अगर एक ओवर ब्रिज निकल जाता है तो इसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू में मान लीजिए आ गई 20 लाख रुपीज़ पे 25 से। ये जो 5 लाख का लॉस है ये मैं अपनी बुक्स में नहीं दिखा रहा हूँ। वाई? बिकॉज कॉस्ट कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा हूँ मैं। जब भी मैंने परचेज़ करी थी वो टाइम का मैंने कॉस्ट लिख रखा है। तो ये क्या है? ये हिडन लॉस है हमारा, बिकॉज हम उसको शो नहीं कर रहे हैं बट हमको पता है ये चीज़ है। इसके बाद हम दूसरे कॉन्सेप्ट पे पढ़ते हैं, वो है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को अगर हम हिंदी में समझें तो सिंपल सा वर्ड है कि हर बात के दो पहलू होते हैं। ये हमारा डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम जो होता है उसका बेस बनता है। दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट एवरी ट्रांजेक्शन, हर एक लेन देन के दो पहलू होते हैं, हैज़ अ डुअल और टू फोल्ड इफेक्ट एंड शुड देयरफॉर बी recorded at two places. In other words, at least two accounts will be involved in recording a
ट्रांजेक्शन। दोस्तों मैंने अपनी आप पहले की वीडियोज़ में भी बताया था कि जब भी हम कैपिटल को अपने बिजनेस में लगाते हैं तो उसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट, यानी कि उस बिजनेस में कैश बढ़ रहा है टू कैपिटल, और कैपिटल भी लायबिलिटी साइड बढ़ रहा है। इसमें क्या है, इस एंट्री को जब हम कर रहे हैं तो दो अकाउंट्स हिट हो रहे हैं, पहला है कैश का एंड दूसरा है कैपिटल का। ये होता है डुअल एस्पेक्ट, यानी कि जब भी हम कोई भी एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे तो एट लीस्ट हम दो अकाउंट्स को इफेक्ट देंगे उस एंट्री से। मान लीजिए मिस्टर राजेश ने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें इन्वेस्ट किया है उन्होंने 10 लाख रुपीज़ इन दिस बिजनेस। Business will get 10 lakh in cash, that is an asset of the business. However, that amount will also increase the capital, that is owner's equity. In this case, two accounts involved will be cash and capital, जो मैंने आपको बताया। फंडामेंटल क्या कहता है, मैंने आपको पहले भी बताया था बैलेंस शीट के बारे में, जिसमें हम एक साइड एसेट लिखते हैं, एक साइड लाइबिलिटीज़ को लिखते हैं और इक्विटी को लिखते हैं, यानी कि कैपिटल को लिखते हैं। एसेट इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, बिकॉज ये हमेशा इक्वल होती हैं। एसेट एंड लाइबिलिटीज़ का टोटल हमेशा इक्वल होता है, तो एसेट इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, ये मेरा फंडामेंटल कहता है अकाउंटिंग का। एवरी ट्रांजेक्शन मस्ट हैव टू फोल्ड इफेक्ट। हो सकता है कि मे बी आपकी एक एसेट रिड्यूस हो रही हो, एक एसेट बढ़ रही हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपका आपने कैश में मशीन खरीदी है तो कैश आपका रिड्यूस हो रहा है, साथ ही साथ मशीन आपकी इंक्रीज़ हो रही है। लाइबिलिटीज़ आपकी डिक्रीज़ हो सकती हैं, प्लस लाइबिलिटीज़ आपकी इंक्रीज़ हो सकती हैं एक ही एंट्री में। कैसे, मान लीजिए मेरा एक पुराना लोन चलता हुआ आ रहा है जिसको मैं रीपे करना चाहता हूँ, उसको रीपे करने के लिए मैंने एक और लोन लिया है। मान लीजिए मेरा एक SBI का लोन था जिसको रीपे करने के लिए मैंने एक और लोन लिया है फ्रॉम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो एक लाइबिलिटी को पे करने के लिए, यानी कि एक लाइबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए मैं एक और लाइबिलिटी इनकर कर रहा हूँ। ये भी क्या है, डुअल इफेक्ट पड़ रहा है इस एंट्री का, यानी कि एक अकाउंट मेरा बढ़ रहा है और एक अकाउंट मेरा घट रहा है। हो सकता है आपकी एसेट कम हो जाए प्लस लायबिलिटी भी कम हो जाए। अगर इसी केस में मैं पेमेंट करता थ्रू कैश, यानी कि SBI का जो भी मैं लोन था मैं वो रीपे करता अपने कैश से, तो मेरी एसेट कम हो रही है प्लस SBI का लोन कम हो रहा है, यानी कि मेरी लायबिलिटी भी कम हो रही है। हो सकता है आपकी लायबिलिटी भी बढ़े, आपकी एसेट भी बढ़े। कैसे, अगर मैंने मशीन परचेज़ करी है मान लीजिए क्रेडिट पे, मान लीजिए मिस्टर राजेश ने मिस्टर ब्रिजेश से अपनी मशीन परचेज़ करी है, तो ये क्या है, एक क्रेडिट परचेज़ है, इसमें मेरी मशीन बढ़ रही है, साथ ही साथ मेरी लायबिलिटी भी बढ़ रही है। हो सकता है आपकी कैपिटल बढ़े प्लस एसेट बढ़े, जैसा कि इस केस में है, आपकी एसेट बढ़ रही है साथ ही साथ कैपिटल भी बढ़ रही है। हो सकता है आपकी कैपिटल रिड्यूस हो जाए और एसेट भी रिड्यूस हो जाए, जो कि होता है ड्राइंग्स के केस में। जब भी हम ड्राइंग्स करते हैं तो क्या होता है, हमारा कैश जो है वो निकल जाता है हमारे हाथ से, ठीक है ना, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाता है और ड्राइंग्स में कैपिटल डेबिट हो जाता है। जो हम इस केस में कर रहे थे, कैपिटल नीचे था वो ऊपर चला जाएगा, यानी कि जो चीज़ क्रेडिट थी वो डेबिट हो जाएगी और जो चीज़ डेबिट है वो क्रेडिट हो जाएगी। तो आई होप आपको डुअल इफेक्ट और डुअल एस्पेक्ट के बारे में अच्छे से समझ आया होगा। जो भी बात होती है अकाउंटिंग टर्म्स में, हर बात के दो पहलू होते हैं, इसको याद रखिएगा। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट है वो है रेवेन्यू रिकॉग्निशन का। दोस्तों ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गोइंग कंसर्न के बाद ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको आप लाइफ लॉन्ग याद रखें, बिकॉज ये आपको लाइफ टाइम यूज़ होने वाला कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसमें दो टर्म्स हैं, रेवेन्यू एंड रियलाइजेशन। आइए इसको ब्रेक करते हैं और समझते हैं। दोस्तों रेवेन्यू का मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि वो प्रॉफिट होता है, वो अमाउंट होता है जो कि हम अर्न करते हैं बाय रनिंग आवर बिजनेस, बाय सेलिंग आवर प्रोडक्ट, ओके। इसमें जो रियलाइजेशन का मतलब है वो है लीगल राइट से रिलेटेड, यानी कि एक्चुअल में हम पैसा लेने के हकदार बन जाते हैं। इसको एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ। मान लीजिए मिस्टर राजेश ने, उनका फर्नीचर का बिजनेस था, उन्होंने क्या करा है, उन्होंने एक चेयर को सेल किया है जिसकी वैल्यू थी 1000 रुपीज़ ऑन क्रेडिट बेसिस टू मिस्टर ब्रिजेश, यानी कि मिस्टर ब्रिजेश को 1000 रुपये की उन्होंने चेयर बेची है उधार पे ऑन 28 ऑफ मार्च, यानी कि 28 मार्च को ये ट्रांजेक्शन हुई है। दोस्तों इस डेट पे क्या हुआ है, एक्चुअल में मिस्टर राजेश से मिस्टर ब्रिजेश के पास वो चेयर चली गई और मिस्टर राजेश उस ही दिन हकदार हैं उस चेयर के बदले पैसे लेने के, ठीक है ना, 1000 रुपये के वो उसी दिन हकदार बन गए। बट मिस्टर ब्रिजेश ने क्या किया, मिस्टर ब्रिजेश ने उनको पे किया 2 अप्रैल को, यानी कि 4 दिन बाद पे किया है।
दोस्तों जैसे कि हम सब जानते हैं हमारा अकाउंटिंग पीरियड जो एंड होता है वो होता है 31 मार्च, और उस दिन तक हमें अपनी सारी ट्रांजेक्शन्स के बारे में बताना होता है। अब इस केस में क्या है कि मेरे पास से शेयर तो चली गई है बट पैसा आया नहीं है, और हमारा डुअल एस्पेक्ट कहता है कि डबल इफेक्ट होना चाहिए हर एंट्री का। यानी कि अगर मैं सिर्फ ये लिखूं कि 28 मार्च को मेरी शेयर चली गई है तो मेरी एक एसेट तो कम हो गई है, क्लोजिंग स्टॉक में से स्टॉक में से एक एसेट तो मेरी चली गई है, बट उसका डुअल इफेक्ट मैं दिखाऊं कहाँ, बिकॉज मेरे पास कैश आ नहीं रहा है। तो रेवेन्यू रियलाइजेशन क्या कहता है कि आप उसी दिन रेवेन्यू को अपने बुक्स में रिकॉग्नाइज कर देंगे जिस दिन आप के पास राइट आ जाता है, जिस दिन लीगल राइट आ जाता है आपके पास उसको रिसीव करने का। इस केस में मिस्टर राजेश के पास लीगल राइट आ गया है 28 मार्च को ही, भले ही 4 दिन बाद मिस्टर ब्रिजेश पैसा दे ना दें, जो भी हमारे बैड डेट्स हो जाए, कुछ भी हो जाए, बट लीगल राइट हमारे पास कब आया है? 28 मार्च को ही आ गया है। तो हम एंट्री जो अपनी रिकॉग्नाइज करेंगे बुक्स में वो किस दिन रिकॉग्नाइज करेंगे? 28 मार्च में। हम एंट्री क्या करेंगे? हम एंट्री करेंगे मिस्टर ब्रिजेश, जो कि हमारे क्या हैं, डेटर हैं, जिनको हम बुक करेंगे 1000 रुपीज़ से टू गुड्स सोल्ड, जो कि है 1000 रुपीज़। यानी कि मिस्टर ब्रिजेश हमारे डेटर बन गए हैं, ये हमारी एसेट है, इनसे हमको इन फ्यूचर पैसा आने वाला है, और हमारे पास से हमारी शेयर का जो भी स्टॉक है वो चला गया, गुड्स हमने सेल कर दिए हैं। आई होप आपको रेवेन्यू रियलाइजेशन समझ आया होगा। आइए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। This concept requires that revenue of a business should be recognized only when it is realized। यानी कि यहाँ पर realized होना बहुत important है। Two main terms in this are, first है revenue, दूसरा है realization। Revenue मैंने आपको बताया is the amount earned by business by selling its product or rendering services and other income, जो rent and interest वगैरह भी होता है। Realization से यहाँ पे मतलब है the time when the legal right to receive revenue arises। मैंने आपको आगे और भी एग्जाम्पल लिए हैं, उसमें हम इसके बारे में और समझते हैं। मिस्टर राजेश रिसीव्ड रेंट ऑफ अप्रैल मंथ इन मार्च। यानी कि मिस्टर राजेश ने कुछ एडवांस में ही कुछ कैश रिसीव कर लिया है रेंट का जो था। जैसा कि नॉर्मल टर्म्स में होता भी है, अगर हम कहीं पर रेंट देते हैं तो हम 1 महीना एडवांस लेके चलते हैं। यानी कि अगर मैं अप्रैल मंथ में मैंने उस जगह पर रहना चालू किया है तो होना तो क्या चाहिए कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल का जो भी रेंट है वो मैं 30 अप्रैल को पे करूं, बट नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, हमको वो 1 अप्रैल को ही पे करना होता है। बट मैंने सर्विसेज तो ली नहीं है, मैंने यूज़ तो करा नहीं है, तो ड्यू कब होगा? वो 30 अप्रैल को जाके होगा। इस केस में वही है, यानी कि मिस्टर राजेश ने अप्रैल मंथ के जो भी रेंट है उसको मार्च मंथ में ही रिसीव कर लिया है। तो दैट विल बी रिकॉर्डेड इन SOPL, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ये जो भी इनकम है उनकी, मिस्टर राजेश की रेंटल इनकम है, उसको वो रिकॉग्नाइज करेंगे इन द मंथ ऑफ अप्रैल ही। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मार्च में अगर रिसीव किया है तो वो मार्च में इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, यानी कि उनको अप्रैल में ही जाके रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इसके बाद आता है थर्ड एग्जांपल है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि साल दर साल हो सकता है, चलते चले जाएँ। कोई बड़ी बिल्डिंग, कोई कॉम्प्लेक्स बनाना है मुझे, हो सकता है उसका पीरियड 3 साल हो, यानी कि वो 3 साल में बन के तैयार हो, पर जो पार्टी है जो उसको बनवा रही हो सकता है उसने फर्स्ट ईयर में ही सारा पैसा दे दिया हो। ऐसे केसेस में क्या होता है, बिकॉज हम तो 3 साल तक बनाने वाले हैं तो हम प्रोपोर्शनेट बेसिस पे अपना रेवेन्यू बुक करते हैं। यानी कि फर्स्ट ईयर हम मान लीजिए 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था और हमको 3 लाख रुपए उसने पहले ही ईयर दे दिए, तो हम क्या करेंगे? हम फर्स्ट ईयर में बुक करेंगे 1 लाख, सेकंड ईयर में बुक करेंगे 1 लाख, एंड थर्ड ईयर में बुक करेंगे 1 लाख। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि सारी इनकम को हम पहले ही साल में बुक कर लें। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट और एनी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ पीरियड मोर देन अ ईयर। मिस्टर राजेश वॉन टेंडर ऑफ प्रोवाइडिंग फर्नीचर टू CRB पब्लिक स्कूल। मान लीजिए एक CRB पब्लिक स्कूल था जिसको मिस्टर राजेश ने एक टेंडर जीत लिया है फॉर प्रोवाइडिंग फर्नीचर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। ही रिसीव द पेमेंट ऑफ ₹5 लाख ऑन डे 1। यानी कि पहले ही दिन स्कूल ने क्या करा, आज आप 5 लाख रुपए ये लो और अगले 3 साल तक जब भी हमें फर्नीचर की रिक्वायरमेंट होगी हम आपसे लेंगे। इन दिस केस ही विल रिकॉर्ड रेवेन्यू ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस, यानी कि हर 1 साल वो रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे। इस केस में जनरल एंट्री क्या होगी? जब पहले हमको कैश मिला है तो कैश वो होगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, हो सकता है उन्होंने हमें कैश दिया हो या फिर हमारे बैंक में सीधा पैसा ट्रांसफर कर दिया हो, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू CRB पब्लिक स्कूल। यहाँ पे CRB क्या है? CRB हमारा एक्चुअल में लाइबिलिटी साइड आएगा। वाई?
बिकॉज उन्होंने हमको वो पैसा दे दिया है जिसके बदले हमने उनको अभी तक सर्विस या फिर माल बेचा ही नहीं है, गुड्स उनको दिए ही नहीं है, फिर भी हमारे पास पैसा आ गया है। तो ये क्या है, ये हमारी लायबिलिटी है। हो सकता है कल को हमको वो पैसा लौटाना पड़ जाए, या फिर है, ये तो कन्फर्म ही है कि हमको उनको गुड्स सेल करने हैं। तो इस वक्त वो क्या है, हमारी लायबिलिटी साइड का पार्ट बनेगा। जब भी हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे तो एंट्री होगी CRB पब्लिक स्कूल अकाउंट डेबिट। इसमें क्या हो रहा है, लायबिलिटी जो भी हमने बुक करी थी वो 1 लाख रुपए से अब कम हो जाएगी बिकॉज अब हमको लीगल राइट आ गया है उसको रिकॉग्नाइज करने का। तो उसको हो जाएगा CRB पब्लिक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू रेवेन्यू अकाउंट, यानी कि ये पैसा हमारा सीधे जाके बैठ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, और 1 लाख रुपए से हमारी CRB की जो भी लायबिलिटी थी वो रिड्यूस हो जाएगी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि ये कहता है रेवेन्यू हम तभी रिकॉग्नाइज करेंगे जब उसका लीगल राइट ऑफ रिसीविंग हमारे पास आ जाएगा। दोस्तों इसके बाद आता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। दोस्तों जैसा कि हमने अपनी प्रॉफिट की डेफिनेशन में पढ़ा था कि प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर इट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस, यानी कि उससे जुड़े हुए जो भी एक्सपेंसेस होते हैं रेवेन्यू से, उसके अबव जो भी एक्सपेंसेस से अबव जो भी रेवेन्यू होता है वो हमारा प्रॉफिट का पार्ट बनता है। यहाँ पे जुड़े होना क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैचिंग के लिए आज मैं जो खर्चे कर रहा हूँ उससे जो रेवेन्यू अर्न कर रहा हूँ ना, वही मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में। आइए इसको पढ़ते हैं। दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट एक्सपेंसेस इनकर्ड in an accounting period should be matched with the revenue during that period only. This means that the cost of good should be matched with their sales revenue. यानी कि जो भी हम गुड्स सेल कर रहे हैं उनकी जो कॉस्ट है ना वो हमको मैच करनी होती है उसके सेल्स रेवेन्यू से ही। While ascertaining the profit and loss of an accounting year, we should not take the cost of all the goods procured or purchased during the period, but the cost of goods sold during the period. इसको हम एक एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं। मान लीजिए मेरे बिजनेस का रेवेन्यू है आज 10,000 रुपीज़ एक पर्टिकुलर मंथ का, अप्रैल मंथ का, सॉरी एक पर्टिकुलर ईयर का। मान लीजिए 2020 की बात कर रहे हैं हम। इस पूरे साल में हमारा रेवेन्यू है 10,000 रुपये। बट हुआ क्या था कि मैंने 2020 में जो भी गुड्स परचेज़ करे थे वो थे 20,000 रुपीज़ के। मान लीजिए मैंने 20 यूनिट्स ख़रीदी थी जिसमें से मैंने आज 5 यूनिट्स को सेल कर दिया है इस ईयर में। अभी भी मेरे पास 15 यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक की तरह पड़ी हुई हैं। इसमें क्या है, जब हम रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं ना ये 10,000 रुपये, ये क्यों कर रहे हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट 5 यूनिट्स, यानी कि उन 5 यूनिट्स पे हम जो कमा रहे हैं उसका ये रेवेन्यू है। उसकी कॉस्ट क्या है, उसकी कॉस्ट है 5,000 रुपीज़। इसके बाद प्रॉफिट क्या आ रहा है, इसकी वजह से 5,000 रुपीज़ का ही हमारे पास प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट इज़ द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर इट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस। जो भी हमने रेवेन्यू अर्न किया है बाय सेलिंग दीज पर्टिकुलर 5 यूनिट्स, वो है हमारा प्रॉफिट का पार्ट। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, भले ही आपने एक साल में कितनी भी एसेट या कितने भी गुड्स आपने परचेज कर ली हो, लेकिन आप जो रेवेन्यू बुक कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो कॉस्ट दिखाएंगे वो वही दिखाएंगे जो कि आपने सेल करा है। दोस्तों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलता कैसे है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए बिकॉज ये भी आप बहुत ही फ्रीक्वेंटली सुनने वाले हैं अपने आने वाली फ्यूचर में। क्लोजिंग स्टॉक COGS इसको बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आओ इसको एक डेरिवेशन में समझते हैं ऐसा क्यों होता है। मान लीजिए आपके पास क्लोजिंग स्टॉक था जिसकी वैल्यू थी 1,000 रुपीज़। ओके, आपने इस साल कुछ भी गुड्स परचेज किए जिसकी वैल्यू है 15,000 रुपीज़। आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है 9,000 रुपीज़, यानी कि इसमें आपने सेल कितना किया है, आपने कुछ माल आपके पास पहले से पड़ा हुआ था, कुछ इस साल खरीद लिया, ये एक चंक हो गया। ओके, इसकी वैल्यू है 16,000 रुपीज़ प्लस कुछ ऐसा है जो आपके पास अभी भी बचा हुआ है वो है 9,000 रुपीज़। तो इसके बीच का जो बचा वो हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि आपने बेचा कितना है उसकी कॉस्ट हो गई है। जैसे कि इस केस में था हमारा रेवेन्यू आया 10,000 रुपीज़ माइनस 7,000 कॉस्ट आई और प्रॉफिट इवेंचुअली हुआ हमारे 3,000 रुपीज़ का। आई होप आपको मैचिंग कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट की तरफ। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसका मतलब होता है कि जब भी हम अपने अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर लेते हैं, जब हम उनको प्रेजेंट करते हैं तो हमको उसमें पूरा डिस्क्लोज़र देना पड़ता है, यानी कि फुल डिस्क्लोज़र होता है। इसमें दोनों तरीके के डिस्क्लोज़र होते हैं, मॉनेटरी भी होते हैं
प्लस नॉन मॉनेटरी भी होते हैं, यानी कि ऐसे जो मनी टर्म्स में भी डिफाइंड है और ऐसे जो मनी टर्म्स में भी नॉट डिफाइंड है। लाइक अगर हमने अपने किसी चेयरमैन का अपॉइंटमेंट किया है तो वो हमको बताना पड़ेगा, यानी कि फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट है ये हमें, यानी कि हमको फुल्ली डिस्क्लोज करना होगा। आइए इसको पढ़ते हैं। Information provided by financial statements are used by different groups of users in taking various decisions। जो भी यूजर्स होते हैं वो वेरियस डिसीजन के लिए इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट उनको होती है। This principle of full disclosure requires that all the material and relevant fact concerning the financial performance of an enterprise must be fully and completely disclosed in the financial statement and their footnotes। footnotes दोस्तों हम बैलेंस शीट बनाने के बाद बनाते हैं, जो भी उसमें बैलेंस शीट में चेंजेस हो रहे हैं उनको हम अपने footnotes के थ्रू बताते हैं कि एक्चुअली में ऐसा हो क्यों रहा है। The Companies Act 2013 has provided a format of preparation of statement of profit and loss and balance sheet which needs to be compulsorily adhered। यानी कि कंपनीज एक्ट में ये डिफाइंड है कि आपको एक्चुअल में प्रेजेंट कैसे करना है ताकि फुल डिस्क्लोजर आए, आपको किस किस इन्फॉर्मेशन के बारे में कंपल्सरीली बताना है। तो बिकॉज वो हमको कंपल्सरीली फॉलो भी करना है, उससे क्या होता है कंप्लीट डिस्क्लोजर आता है। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट का मतलब यही है कि जो भी फाइनेंशियल इवन नॉन फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, जो भी इन्फॉर्मेशन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मटेरियल है, रेलिवेंट है, उसको हमें कंप्लीटली डिस्क्लोज करना होता है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। दोस्तों इसके बाद हम पढ़ते हैं कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट की तरफ। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, वन ऑफ द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज दैट इट शुड बी कंपेरेबल। जैसा कि हमने पढ़ा था क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक में, दैट इज इट अलाउज कंपैरिजन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज वेल एज विद द वर्किंग ऑफ अदर एंटरप्राइजेस। यानी कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम कंपेयर कर सकें, साथ ही साथ दो एंटिटीज़ का भी एक साथ कंपेयर कर सकें। This can be possible only when the accounting policies and practices followed by the enterprise are uniform and are consistent over a period of time. However, consistency does not prohibit change in accounting policies. Necessary required changes are fully disclosed by presenting them in the financial statement, indicating their probable effects on the result of business। यानी कि ये कोई स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप कंसिस्टेंसी हमेशा मेंटेन करके रखेंगे। हो सकता है आपके बिजनेस में कुछ चेंज आए हो जिनकी वजह से आपको कुछ अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को चेंज करना पड़े, तो अगर आपने वो चेंज किया है तो आपको उसका फुल्ली डिस्क्लोजर प्रोवाइड करना पड़ता है, और उस चेंज की वजह से कितना इफेक्ट पड़ेगा अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है। प्रोबेबल इफेक्ट्स को भी डिस्क्लोज करना पड़ता है। दोस्तों इसके बाद हम बढ़ते हैं कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसको हम बोलते हैं प्रूडेंस भी, और इसको एक्रूअल भी बोला जाता है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है। इसका मतलब क्या होता है ये समझते हैं। मान लीजिए आज की डेट पे मेरी एक बिल्डिंग है, आज उसकी कीमत है 15 लाख रुपए। आज से 10 दिन बाद मैं उसको किसी को सेल करने वाला हूँ, और मुझे लग रहा है कि जब ये सेल होगी ना तो इसकी वैल्यू सिर्फ 10 लाख रुपए ही होगी। जो भी मार्केट में कंडीशंस हैं, जो भी उस बिल्डिंग की कंडीशन है, इससे मुझे पूरा विश्वास है कि जब भी मैं इसको सेल करूँगा मुझे 10 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। तो मैं आज क्या करूँगा, मैं आज ही इस बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो 15 लाख से हटा के 10 लाख रुपए करूँगा। यानी कि जो भी ये लॉस है ना, मैं इसको आज ही अपनी बुक्स में फिक्स्ड, आज ही अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करके चलूँगा, ताकि इन फ्यूचर जब भी मैं अपने रिकॉर्ड्स बनाऊँ वो मिसलीडिंग ना हो, उनमें हिडन लॉस ना हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है जो कि हमको बताता है कि जो भी हमारे प्रोबेबल फ्यूचर लॉसेस हैं उनको हमको आज ही बुक कर लेना चाहिए। जो भी हमारे प्रोबेबल फ्यूचर लॉसेस हैं उनको हमको आज ही बुक करके चलना चाहिए, ताकि जब भी हम पीरियड एंड पे अपनी बुक्स को बनाएं तो कोई भी उसमें हिडन लॉस नहीं हो। इसी का अपोजिट प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपको जो भी प्रोबेबल फ्यूचर प्रॉफिट्स हैं उसको आप बुक नहीं करेंगे। मान लीजिए आज आपकी बिल्डिंग की वैल्यू थी 15 लाख, या आप जब 10 दिन बाद जब आप इसको सेल करेंगे तो इसकी वैल्यू आपको मिलने वाली है 20 लाख रुपए। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि नहीं भाई, आप अपनी बिल्डिंग की वैल्यू अपनी बुक्स में नहीं बढ़ाएंगे, यानी कि आप सिर्फ सेफ साइड प्ले करेंगे लॉस को लेके। अगर आपका लॉस है फ्यूचर में तो आप उसको आज ही बुक कर लो। अगर आपका प्रॉफिट है तो वो बुक करके मत चलो, बिकॉज वो भी मिसलीडिंग कर सकता है। हो सकता है आपको अगर वो प्रॉफिट नहीं हुआ तो आपने अपनी बुक्स में तो वैल्यू बढ़ा रखी है, आपके जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो तो देख रहे हैं कि कंपनी तो बहुत ही अच्छी है, बहुत ज़्यादा एसेट्स की वैल्यू है, बट एक्चुअल में वैसा है नहीं। आपने कुछ ऐसे प्रॉफिट्स को इंक्लूड कर रखा है जो कि एक्चुअल में रियलाइज हुए नहीं है। बट
ऐसे लॉसेस को हमको हमेशा 100 चाहिए, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना चाहिए, जो हमको लग रहा है फ्यूचर में सर्टेन है, होने ही वाले हैं। आइए इस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म प्रूडेंस प्रोवाइड गाइडेंस फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड इज बेस्ड ऑन द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ, यानी कि हमें सेफ साइड खेलना है। द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म रिक्वायर दैट प्रॉफिट्स शुड नॉट बी रिकॉर्डेड विद अंटिल इट्स रियलाइज्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया था 15 लाख की एसेट 20 लाख की हो गई थी, बट हम उसको बिकॉज रियलाइज नहीं हुआ है तब तक हम उसको बुक नहीं करेंगे। बट ऑल द लॉसेज इवन दोज which may have a remote possibility are to be provided in the books of account, यानी कि कोई भी ऐसा probable future loss जो होने वाला है, हो सकता है भाई ये पैसा मेरे पास से जाएगा, उसको आज बुक कर लो। It ascertains that the profit of the enterprise are not overstated, ऑब्वियस सी बात है, अगर हम ऐसे वर्किंग करके चलेंगे तो कभी भी हमारा प्रॉफिट ओवर स्टेट नहीं होगा। एक एग्जांपल है क्लोजिंग स्टॉक। दोस्तों जो भी क्लोजिंग स्टॉक होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में ऐसा लिखा है, ऐसा रूल्स में लिखा है कि आप उसको या तो कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे, यानी कि जितने का आपने वो परचेज किया उस पे वैल्यू करेंगे, या फिर उसको वैल्यू करेंगे मार्केट वैल्यू पे, जो भी आपके मार्केट में उसकी कीमत है उस पर, विच एवर इज लोअर, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। मान लीजिए आपकी कॉस्ट है 8 रुपीज़, आपकी मार्केट वैल्यू है 10 रुपीज़, तो आप उसको रिकॉर्ड करेंगे 8 रुपीज़ पे। मान लीजिए आपकी कॉस्ट है 8 रुपीज़, आपकी मार्केट वैल्यू है 6 रुपीज़, तो आप उसको 6 रुपीज़ पे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये क्या है, ये कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट की वजह से हम क्या करेंगे, हम ना उसको मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि 2 रुपये का हम लॉस दिखाएंगे और रिडक्शन दिखाएंगे इन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। इसी तरीके से होता है क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। मैंने आज रुपये किसी को उधार दिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने अपने दोस्त को 10,000 रुपये उधार दिए थे, उसने 2,000 तो मुझे लौटा दिए, अभी भी 8,000 उसी के पास हैं। मुझे लग रहा है ये बंदा मेरे को नहीं देने वाला, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक प्रोविज़न बना दूंगा। प्रोविज़न का मतलब होता है अपनी बुक्स में जो भी लॉसेस होने वाले हैं उनका आप एक पहले से ही रिजर्व बना देते हैं कि ये भाई ये मेरे को इन द फ्यूचर लॉस होने वाला है। तो हम क्यों बना रहे हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर मेरे को वो लॉस हो जाए एक्चुअल में तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े, ठीक है ना। तो ये बोलता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, अगर आपके लॉसेस हैं इन फ्यूचर आप आज ही बुक कर लो उसको, बट अगर प्रॉफिट्स हैं तो उसको मत करो। हो सकता है मेरा दोस्त मुझे 8,000 ना देके 10,000 रुपये दे दे, तो मैं 10,000 रुपये अपनी बुक्स में नहीं रिकॉर्ड कर सकता हूँ अभी। दोस्तों इसके बाद है मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, जो भी हम मेटेरियल चीज़ें हैं उन्हीं को रिकॉर्ड करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, रेलिवेंट चीज़ें हैं, या फिर जिन चीज़ों का इम्पैक्ट ज़्यादा है हम उन्हीं को रिकॉर्ड करेंगे अपनी बुक्स में। ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी बातों को भी रिकॉर्ड करें। जैसे कि मान लीजिए एक बिजनेस है जिसमें डेली बेसिस पे करोड़ रुपीज़ का खर्चा हो रहा है, 1 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए डेली बेसिस पे खर्च हो रहा है। अगर उस बिजनेस में मान लीजिए 200 का किसी ने नोट दे दिया और वो नोट फटा है, ठीक है, यानी कि एक्चुअल में लॉस तो है उस बिजनेस के लिए 200 रुपये का, बट हम उसको अपनी बुक्स में नहीं दिखाएंगे कि भाई साहब मेरे ना 200 रुपये का आज नुकसान हो गया, बिकॉज भाई आप खर्चा कर रहे हो, करोड़ों में बातें हो रही हैं और आप कहाँ 100 रुपये की बात कर रहे हो। तो मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, the concept of materiality requires that accounting should focus on material facts. Efforts should not be wasted in recording and presenting facts which are immaterial in the determination of income. The materiality of a fact depends on its nature and the amount involved, यानी कि उसके नेचर पे भी डिपेंड करता है, उसके अमाउंट इन्वॉल्व पे भी करता है। मान लीजिए यहाँ पे जो कि मैंने आपको एग्जांपल लिया था 200 के नोट का, उस 200 के नोट को ना लेके 2 लाख रुपए की बात करता हूँ मैं। दोस्तों अगर डेली बेसिस पे आपका 2 करोड़ रुपए का खर्चा हो रहा है तो 2 लाख रुपए उसका क्या है 0.1% है, यानी कि वैल्यू बेसिस में वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बट हो सकता है ये 2 लाख रुपए जो है वो नॉर्मल लॉस नहीं है, वो किसी ने चोरी कर लिया है। जैसे अभी 2 लाख रुपए गया, हो सकता है इन फ्यूचर आपके यहाँ से कोई 20 लाख रुपए भी ले जाए, फिर आपके यहाँ से कोई 50 लाख रुपए भी चोरी करके ले जाए। तो ये फैक्ट क्या है, ये इसका नेचर हमें देखना पड़ेगा। तो द मेटेरियलिटी ऑफ अ फैक्ट डिपेंड्स ऑन इट्स नेचर। कोई लॉस तो नहीं है, लॉस तो है बट किसी टाइप की चोरी या फ्रॉड तो नहीं है। एंड द अमाउंट इन्वॉल्व, हो सकता है चोरी होती बट अमाउंट होता 100 रुपये, तो इसमें हम इतना ध्यान नहीं देंगे। भाई 100 रुपये तेरे को ले जाना ले जा, तू मांग के ले जा, चोरी क्यों कर रहा है। एनी फैक्ट वुड बी कंसिडर्ड एज मटेरियल इफ इट वुड इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि हर एक फैक्ट मटेरियल होता है अगर वो पावर रखता है यूज़र के डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करने की होता है। इसके बाद आता है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ये हमने पहले भी पढ़ा था, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है अनबायस्ड होनी चाहिए। जो भी हम
डेटा प्रिपेयर कर रहे हैं वो फ्री फ्रॉम एरर्स तो होना ही चाहिए, प्लस अनबाइज्ड होना चाहिए, उसमें किसी भी तरीके का भेदभाव, किसी भी तरीके का झोल मोल नहीं होना चाहिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी रिक्वायर्स दैट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर फ्री फ्रॉम बायस, यानी कि किसी भी तरीके के भेदभाव से फ्री होनी चाहिए वो। दिस कैन बी पॉसिबल व्हेन ईच ऑफ द ट्रांजेक्शन इज सपोर्टेड बाय वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट्स और वाउचर्स। अगर मैं आज एक मशीन परचेज करने वाला हूँ तो उसके बदले मुझे इन्वॉइस मिलेगी, वो इन्वॉइस क्या बता रही है कि भाई देखो इतने की मशीन एक्चुअल में परचेज हुई है। परचेज ऑफ मटेरियल शुड बी सपोर्टेड बाय इन्वॉइस एंड मस्ट बी रिकॉर्डेड एट ट्रू वैल्यू इन करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड। ये सारे एरर्स के बिना होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फॉर द कॉस्ट ऑफ मटेरियल प्रोवाइड्स एन ऑब्जेक्टिव बेसिस फॉर वेरीफाइंग अ ट्रांजेक्शन, यानी कि उस ट्रांजेक्शन को एक्चुअल में वो वेरीफाई करने के लिए एक रिकॉर्ड बनेगा, एविडेंस बनेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि कहता है बिजनेस और ओनर दोनों डिफरेंट पर्सन होते हैं। दूसरा था मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, यानी कि जो भी हम रिकॉर्ड करेंगे अपने बिजनेस में वो मॉनेटरी टर्म्स में होगा। उसके बाद था गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, जो कि कहता है जो बिजनेस है वो एक फॉरसेबल फ्यूचर में चलने वाला है, फॉर अ लॉन्ग रन चलने वाला है। उसके बाद आता है अकाउंटिंग पीरियड के कॉन्सेप्ट पे, जो कि कहता है कि हमारा जो भी अकाउंटिंग पीरियड होता है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल या 31 मार्च से। हो सकता है कि कोई भी बिजनेस 1 जनवरी के बाद स्टार्ट हुआ हो, तो उसमें क्या बनता है 15 महीने के या फिर 14 महीने के या फिर 13 महीने के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं। और हर एक पीरियड एंड के बाद क्या होता है, ऑडिट होता है, सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, जो कि हमको हेल्प करती हैं ये डिटरमाइन करने में कि एक्चुअल प्रॉफिट में प्रॉफिट हुआ है, एक्चुअल बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। उसके बाद होता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, यानी कि जो भी हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स में वो उसकी एक्चुअल कॉस्ट होनी चाहिए और पूरी कॉस्ट होनी चाहिए, यानी कि सिर्फ मशीन की वैल्यू नहीं, इवन उसको इंस्टॉल करने के लिए क्या खर्चा लगा है, उसके ट्रांसपोर्टेशन में क्या लगा है, वो सब इंक्लूड होना चाहिए। उसके बाद आता है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, जो कि कहता है हर बात के दो पहलू होते हैं, हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा कि डेबिट क्रेडिट एक्चुअली वर्क कैसे करता है। उसके बाद आता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, जो कि कहता है हम रेवेन्यू तब ही रियलाइज़ करेंगे जब हमारे पास लीगल राइट आ जाता है उसको अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज करने का। उसके बाद आता है मैचिंग कॉन्सेप्ट, जो कि कहता है हम वही एक्सपेंसेस अपनी अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे जिनसे हम रेवेन्यू कमा रहे हैं, यानी कि अगर मैंने 5 यूनिट बेच के रेवेन्यू अर्न किया है 50,000 रुपये, तो मैं कॉस्ट भी उन सिर्फ 5 यूनिट की ही दिखाऊंगा, ना कि जो भी मैंने जो दूसरे 50,000 यूनिट्स खरीदे हैं उसकी कॉस्ट मैं अपने बुक्स में नहीं दिखाऊंगा। उसके बाद आता है फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, जो कि कहता है हर एक मटेरियल रेलिवेंट फैक्ट को हमें कंप्लीटली डिस्क्लोज करना होता है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। उसके बाद आता है कंसिस्टेंसी, यानी कि जो भी हम अकाउंटिंग पॉलिसीज, जो भी प्रैक्टिसेस हम फॉलो करें, हम कंसिस्टेंटली फॉलो करें। हर साल अगर हम बिजनेस चेंज कर रहे हैं तो मे भी हम उसको चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। उसके बाद आता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कहता है अगर हमारे इन फ्यूचर सर्टेन है, प्रोबेबल है कि कुछ लॉस होने वाले हैं, तो उसको हम आज ही बुक कर लेते हैं, क्योंकि हमको सेफ साइड प्ले करना है। अगर एक्चुअल में वो हो गए तो हमारे बिजनेस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, वो ना पड़े तो आज ही भैया बुक करके रख लो उसे। बट अगर कोई प्रॉफिट होगा जो कि तो मैं देख रहा है, उसको मत करो, सेफ साइड प्ले करो। उसके बाद आता है कम मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, जो कि कहता है हम मटेरियल ट्रांजेक्शन्स या फिर फैक्ट्स को ही पे ज़्यादा ध्यान देंगे, इमटेरियल पे नहीं देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था 2 करोड़ की डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शन हो रही है, उसमें से 200 रुपये का फटा नोट आ गया है, तो ये बात इमटेरियल है। बट नेचर भी देखना जरूरी है। मान लीजिए 2 लाख रुपए चोरी हुए हैं, 0.1% पार्ट है आपके एक्सपेंसेस का, बट बिकॉज चोरी हुए हैं यानी कि थेफ्ट हुआ है, हो सकता है फ्रॉड भी हो, तो इसका नेचर भी इंपॉर्टेंट है, हमें वो भी देखना चाहिए। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं, जो भी अकाउंटिंग स्टेटमेंट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी हम इन्फॉर्मेशन इंक्लूड कर रहे हैं वो फ्री फ्रॉम बायस होनी चाहिए, प्लस एरर्स भी होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम एरर्स भी और फ्री फ्रॉम बायस होनी चाहिए। किसी भी तरीके का भेदभाव हम नहीं करेंगे। हो सकता है कि हमने अपनी कंपनी के चेयरमैन में अपने चाचा जी को बिठा दिया हो, बट हम जब बिजनेस कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द बेनिफिट ऑफ शेयर होल्डर कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे कि अपने फैमिली पर्सन को बिठा के दिया, भले ही उसको कुछ भी नहीं आता, तो बायसनेस नहीं होनी चाहिए। इसी के तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हुए भी कोई भी तरीके का भेदभाव नहीं होनी चाहिए, कोई भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको ये समझ आया होगा। दोस्तों अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग से, जो कि होते हैं डबल एंट्री सिस्टम और एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम। ये क्या होता है ये हम अगली वीडियो में समझेंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।
तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने पढ़ा बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में, साथ ही साथ पढ़ा जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यानी कि गैप के बारे में। हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग, साथ ही साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर ये पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लस इस पर कमेंट कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। साथ ही साथ जैसे मैं अपना इंट्रो रिकॉर्ड कर रहा था तो मैंने उसके बाद अपने दोस्तों को दिखाया, मैंने कहा भाई ठीक है ना ये, तो कहते हैं नहीं यार ओवर हो रहा है थोड़ा, ये जब तुम करो ना वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने कहा ठीक है यार हो जाने दो ओवर, क्या हो रहा है, बस वीडियो बना रहा है ना, मेन है कंटेंट जो है पढ़ाई से रिलेटेड वो इम्पॉर्टेंट है, तो वो ठीक है अपना, बाकी का तो इधर उधर होता रहेगा। तो ऐसे इंट्रो आपको इन फ्यूचर भी मिलते रहेंगे, थोड़े बहुत अजीब, कोई बात नहीं। तो आई होप जो भी था अच्छा था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।